स्टैकलबर्ग मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। अब देखो, ओलिगोपॉली मार्केट हम लोग पढ़ते हैं और इसी ओलिगोपॉली मार्केट में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस या मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस मार्केट में प्राइस एंड आउटपुट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। एंड उन्हीं में से एक मॉडल स्टैकलबर्ग मॉडल भी है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के इस सेशन में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUD PG 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड ओलिगोपॉली मार्केट में जो इतने सारे मॉडल्स हैं उनमें से काफ़ी सारे मॉडल्स जैसे कि कॉर्नोट मॉडल एंड बर्ट्रांड मॉडल ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिए, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक चेकआउट नहीं किए तो उन्हें भी बिल्कुल आप देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैकलबर्ग मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। अब देखो, ओलिगोपॉली एक ऐसी मार्केट है जहां पर एक प्रोडक्ट के बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो प्रोडक्शन करने वाली जो फर्म्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, यानी कि फ्यू फर्म्स होती हैं यहाँ पर। एंड ये जो फ्यू फर्म्स हैं ये बड़ी बड़ी डोमिनेंट फर्म्स होती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने वाली जितनी फर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम हो, यानी होमोजेनियस हो, या ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो, तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। अब स्टैकलबर्ग मॉडल क्या बताता है हमें ये समझते हैं। तो देखो, स्टैकलबर्ग मॉडल सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कब आया, 1934 में, क्योंकि आपकी CUD PG के पेपर में 2026 में ही ये जो डिफरेंट मॉडल्स है ओलिगोपॉली के, इन्हें अरेंज करना था क्रोनोलॉजी के बेसिस पर, ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसके लिए ईयर्स भी पता होने चाहिए। अब देखो, जो स्टैकलबर्ग मॉडल है इसका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं क्या कि लेट्स से कि यहाँ पर दो ही फर्म्स हैं, ठीक है, डुओपॉली का केस है लेट्स से, जिनमें से हमने कहा कि एक है फर्म ए और एक है हमारे पास हमारी फर्म बी। ठीक है, अब देखो, हमने कहा कि दोनों फर्म्स में से एक फर्म ना थोड़ी समझदार है, ऐसा समझ लो कि ये एक्सपीरियंस्ड है, और एक दूसरी फर्म है फर्म बी। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो कि फर्म ए ना थोड़ी समझदार है, ये हमारी एक्सपीरियंस्ड फर्म है, ये एक्सपीरियंस्ड फर्म है। और क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड फर्म है तो इसे इस बात की भी नॉलेज है कि मार्केट में डिफरेंट फर्म्स के बीच में इंटरडिपेंडेंसी होती है। तो ये जो फर्म ए है लेट्स से, ये इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करती है, इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करती है। इसे पता है कि फर्म ए को पता है कि फर्म ए एंड फर्म बी के बीच में इंटरडिपेंडेंसी है। ठीक है, अब देखो, फर्म ए को क्या पता है, फर्म ए को ये पता है कि अगर मैं अपने आउटपुट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लूंगी ना, तो मेरी जो राइवल फर्म है फर्म बी, वो उस पर रिएक्ट करेगी। यानी कि फर्म ए को ये पता है कि हम आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर फर्म ए को पता है कि दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि वो इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करे। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि मेरी राइवल फर्म रिएक्ट करेगी अगर मैं अपने आउटपुट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेती हूँ उस चीज पर, तो ये फर्म ए अपना जो आउटपुट है वो इस चीज को, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए ही चूज करेगी या सेट करेगी। तो लेट्स से इस फर्म ए ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अपना आउटपुट चूज करा, दैट इज QA, जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज योर फर्म ए। ठीक है, अब हो क्या रहा है बच्चे, इसने अपना आउटपुट पहले चूज कर लिया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी है, मैं आउटपुट कुछ भी चूज करूंगी तो मेरी राइवल फर्म उस पर रिएक्ट करेगी। अब मान लो फर्म बी है, भाई फर्म बी कैसी है, फर्म बी तो बिल्कुल एकदम समझ लो एकदम केयर फ्री है। फर्म बी ये मानकर चलती है कि मैं अपना आउटपुट कुछ भी क्यों ना रखूं, मेरी राइवल फर्म का आउटपुट कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी कि ये अज्यूम करती है दैट राइवल फर्म will keep output constant। इसको लगता है कि मेरी राइवल फर्म अपना आउटपुट जो भी उसने सेट करा है उसे कांस्टेंट रखेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि फर्म बी देखती है कि फर्म ए का आउटपुट इतना है, ठीक है, फर्म ए इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, और फर्म बी मानती है कि ये जो आउटपुट है ये कांस्टेंट रहने वाला है, और इस आउटपुट को, फर्म ए के आउटपुट को कांस्टेंट मानते हुए ही वो अपने आउटपुट को फिर सेट करती है। लेट्स से फर्म बी जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है उसको हम इस तरीके से डिनोट करें। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ऐसी फर्म है जो इंटरडिपेंडेंसी को समझ गई और उसने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना आउटपुट सेट करा, जबकि दूसरी फर्म ऐसी है जो ये मान के चल रही है मैं अपना आउटपुट कुछ भी रखूँ, मेरी राइवल फर्म उस पर रिएक्ट नहीं करेगी, उसका आउटपुट कॉन्स्टेंट रहने वाला है, और अपनी राइवल फर्म यानी कि फर्म ए के इस आउटपुट को वो कॉन्स्टेंट मानते हुए अपना आउटपुट सेट करती है, जिसे हमने QB से डिनोट करा है। अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड फर्म है जिसने इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करते हुए अपना आउटपुट सेट करा है, इसे हम कहेंगे लीडर फर्म।
क्यों? क्योंकि इसने इंटरडिपेंडेंसी को समझ लिया है और अपना आउटपुट पहले सेट करा है। और जो फर्म बी है वो क्या कर रही है? ये एक फॉलोअर फर्म है। क्यों? क्योंकि इसने अपने राइवल के आउटपुट को कांस्टेंट माना और उसके आउटपुट को कांस्टेंट मानते हुए फिर फॉलो करते हुए अपना आउटपुट सेट कर दिया, तो ये बन जाती है आपकी फॉलोअर फर्म। तो दिस इज द केस ऑफ योर स्टैकलबर्ग मॉडल, जहां एक लीडर फर्म है और एक फॉलोअर फर्म है। लीडर फर्म कुछ इस तरीके से बिहेव करती है और फॉलोअर फर्म कुछ इस तरीके से। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनेंगे, कई बार आपको अगर ये समझाना हो या आपको ये समझना हो कि ये स्टैकलबर्ग मॉडल कार्नोट मॉडल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन ये उससे अलग भी है, तो क्या आप समझाओगे, आप कैसे इस चीज को समझोगे? अब देखो एक सिंपल सी बात है कि हाँ, स्टैकलबर्ग मॉडल एंड कार्नोट मॉडल में आपको कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि कार्नोट मॉडल के केस में क्या था, दो फर्म्स थी और दोनों ही फर्म्स को ये लगता था कि मेरी राइवल फर्म अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगी। ए को लगता था बी आउटपुट कांस्टेंट रखेगी, बी को लगता था ए आउटपुट कांस्टेंट रखेगी। ओके, लेकिन स्टैकलबर्ग के केस में क्या है, ये भी कार्नोट की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है कि यहाँ पर सिर्फ एक फर्म, जैसे कि यहाँ पर फर्म बी, सिर्फ एक फर्म को लगता है कि मेरी राइवल फर्म अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड फर्म है, जो लीडर फर्म है, उसे पता है कि इंटरडिपेंडेंसी तो है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्या डिफरेंस है कि कार्नोट में दोनों ही फर्म्स इंटरडिपेंडेंसी को इग्नोर करती थी, जबकि स्टैकलबर्ग के केस में एक फर्म ने इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करा है, हाँ, लेकिन दूसरी फर्म ये मानकर चल रही है अभी भी कि आउटपुट कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर मैंने आपको बताई, कार्नोट के केस में दोनों ही फर्म्स क्या करती थी, अपने आउटपुट को इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली चूज करती थी, अज्यूमिंग दैट कि राइवल का आउटपुट तो कांस्टेंट रहेगा। कार्नोट के केस में कोई भी फर्म इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। तो अगर मुझे सम अप करना हो, स्टैकलबर्ग मॉडल हमने समझ लिया, कार्नोट मॉडल मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, मैंने आपको ये बता दिया कि दोनों में देखने में ऐसा लगता है कि सिमिलैरिटी है, लेकिन एक्चुअल में दोनों मॉडल्स अलग है। कैसे अलग है? दो तरीके से। पहला कारण क्या है कि यहाँ पर हमने कहा कि कार्नोट मॉडल स्टैकलबर्ग मॉडल से इसीलिए अलग है क्योंकि स्टैकलबर्ग मॉडल में एटलीस्ट एक फर्म, जिसे हम लीडर फर्म कह रहे हैं, उसने इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करा है। ओके, और दूसरा क्यों अलग है, क्योंकि कार्नोट मॉडल में क्या था कि दोनों ही फर्म्स साथ में साइमल्टेनियसली अपना आउटपुट चूज करती थी। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे कि इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली चूज करती थी, जबकि स्टैकलबर्ग के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले लीडर फर्म अपना आउटपुट चूज करती है, सेट करती है इंटरडिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए, एंड फिर उसके आउटपुट को कांस्टेंट मानते हुए फॉलोअर फर्म अपना आउटपुट चूज करती है। तो यहाँ साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे, ठीक है, डू नॉट टेक दियर डिसीजन साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके से कार्नोट मॉडल और स्टैकलबर्ग मॉडल में अंतर है। और ये था आपका पूरा का पूरा आपका स्टैकलबर्ग मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली का डिस्कशन। आई होप सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू एकदम क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर कार्नोट एंड बर्ट्रांड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट जैसे मैंने आपका एक टॉपिक क्लियर करा है, इसी तरीके से आपको सारे के सारे जो भी अपडेट्स हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएं। एंड आपको यहीं पर CUDPG 2027 इकोनॉमिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब क्लासेस भी मिल जाती हैं, जिन्हें आप हर शाम 5 बजे अटेंड कर सकते हो डेली बेसिस पे। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द बैचेस, जैसे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, सिलेबस तो बहुत सारा है हमारे CUDPG इकोनॉमिक्स का, अगर आप वो पूरा मेरे साथ कवर करना चाहते हैं तो आपके पास अल्टीमेट 3.0 बैच का भी ऑप्शन है, और साथ ही साथ आपके पास इकोनॉमिक्स का महापैक भी होता है, जिसमें आपको सारे बैचेस, जितने भी अभी बैचेस हैं, जितने भी आगे बैचेस आएंगे, क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। तो यू कैन चूज सिर्फ एक बैच चाहिए या फिर जो बैचों का कंप्लीट पैक है, यानी कि आपका महापैक, आपको वो चाहिए। ओके, अब अभी है आप लोगों के लिए जश्न आज़ादी, सो वी आर ट्राइंग कि इंडिपेंडेंस डे के इस ओकेजन पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो करें, और आपको भी इंडिपेंडेंट बनने में हम हेल्प कर पाएँ। तो अभी अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करते हो, अल्टीमेट 3.0 में या महापैक में, आपको सब पे 55% ऑफ मिलेगा, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे आप कह सकते हो एक्साइटिंग ऑफर्स हैं आपके लिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अल्टीमेट 3.0 बैच लेते हो इकोनॉमिक्स का, तो उसके साथ आपको रिकॉर्डेड बैच फ्री मिलने वाला है। ठीक है, उसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स की भी कंप्लीट PDF मिलने वाली है। तो आप अल्टीमेट 3.0 बैच में एनरोल करोगे तो सिर्फ एक बैच नहीं बल्कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, क्योंकि अभी है आपके लिए 55% डिस्काउंट। और अगर आप महापैक में एनरोल करते हो तब भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं, और महापैक पे आपको डबल वैलिडिटी यानी कि 2028 तक एक्सेस मिल रही है। सो अभी 55% ऑफ का बेनिफिट लेते
लेते हुए या तो इस बैच में या फिर महापैक में आप अपने अकॉर्डिंगली एनरोल कर सकते हैं। अब एनरोल करने से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप कोड अप्लाई कर सकते हो PY19 बैच में एनरोल करते टाइम टू अवेल द डिस्काउंट जो आपके लिए अभी अवेलेबल है। बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो आप कैसे जाके एनरोल कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पर या हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से फिर ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्लिक करना है, लेफ्ट कॉर्नर पर सीयूडी पीजी का ऑप्शन है, इसमें सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स पे जाना। देखो ये अल्टीमेट 3.0 बैच है, लेटेस्ट बैच है जो अभी से शुरू हुआ है, बाय नाउ पे क्लिक करना। अब यहाँ पे जैसे ही आप कोड एंटर करोगे PY19 उसके बाद आपको 55% डिस्काउंट के बाद जो आपका फाइनल प्राइस है वो यहाँ पे शो होगा, जो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इससे, एंड फिर पे नाउ पे प्रोसीड करते हुए आप पेमेंट कर कर बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप स्टैकलबर्ग मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली क्लियर है एंड बाकी इसी तरीके से मिलते रहेंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और बाकी आपकी सभी प्रॉब्लम्स का, सभी टॉपिक्स का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, चैनल भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए।